हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। क्या चीज है ये? पिछले वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से एक सिपॉय म्यूटिनी जो है, ठीक है, एक छोटे लेवल पे जो गदर मचती है, वो कैसे एक बड़े रेबेलियन का रूप ले लेती है, एक बड़े विद्रोह का रूप ले लेती है। ठीक है, वहां तक हमने आपको चीजें क्लियर करी थी। अभी अब हमें देखना है कि ये जो पूरा रिवॉल्ट बनता है 1857 का, तो ये पूरा रिवॉल्ट मेरठ से दिल्ली तक जाता है। मेरठ से दिल्ली तक कैसे जाता है, वही सारी चीजें हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। और जो इंटरमीडिएट कॉज थे, इंटरमीडिएट कॉज मतलब कि हाँ कहां से ट्रिगर हुई है। जैसे आपको पता है कि आपकी और आपके दोस्त की क्या है, नहीं दोस्त की नहीं, ठीक है, तो आपकी और आपके दुश्मन की क्या है, लड़ाई है आप दोनों के बीच में। तो वो लड़ाई तो बहुत पीछे से बहुत सारे फैक्टर्स के कारण है, लेकिन ट्रिगरिंग फैक्टर कब हो जाएगा? जब आमने सामने आप एक दूसरे से लड़ लेते हो। तो उस तरह से जो आमना सामना होता है, जहां से ट्रिगर होता है कि हाँ रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ है, वो पॉइंट क्या था, वो पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा। और सारी चीजें तरह तरह की जो है इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड हियर वी बिगिन। ठीक है, तो ऑन 29 मार्च 1857 मंगल पांडे वॉज हैंग्ड टू डेथ। ठीक, अभी एक ओपन स्टेटमेंट दे दिया कि मंगल पांडे कोई थे, उन्हें 29 मार्च को क्या कर दिया, फांसी दे दी गई है। अब सवाल आपके मन में, क्यों, क्या हुआ, किस लिए फांसी दे दी, तो वो सारी कहानी समझाता हूं मैं। देखिए क्या होता है, तो मंगल पांडे ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट नेशनलिस्ट। ठीक है, तो शुरुआती दौर में जैसे जिन्होंने विद्रोह किया, तो वो मंगल पांडे को उस चीज का क्रेडिट दिया जाता है। एक मूवी भी है आमिर खान की मंगल पांडे के ऊपर, उसे देखिएगा। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्या किया कि इन्हें फांसी दी गई, तो वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, why he was hanged to death for attacking his officer in बैरकपुर। बैरकपुर बंगाल में, ठीक है, कलकत्ता के पास में। क्या होता है कि बैरकपुर में ये सिपाही थे, एक रेजिमेंट में सोल्जर थे, 34 इन्फेंट्री ऐसा कुछ था, तो वहां पे ये सोल्जर थे। अब क्या है, सोल्जर होने के साथ साथ में इन्होंने क्या किया, अपने ही ऑफिसर को, अपने ही यूरोपियन ऑफिसर को मार दिया इन्होंने। ठीक है, अब आप बोलोगे मारा तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कारण बता दो क्यों मारा, वो भी समझाता हूं मैं। ठीक है, तो इन्होंने क्यों मारा, उसके पीछे कार्ट्रिजेस थे, मतलब जो पूरी चीजें हुई है उसके पीछे कार्ट्रिजेस जिम्मेदार थे। पहले क्या था, पहले जो गन यूज की जाती थी सोल्जर्स के द्वारा, वो गन अलग थी। उसके बाद में क्या होता है, फिर जो नई गन आई, ठीक है, न्यू इनफील्ड गन्स जो आई थी, तो जो इनफील्ड गन्स आई थी, ठीक है, तो वो इनफील्ड गन्स में क्या होता था कि जो कार्ट्रिजेस यूज की जाती थी, अब इसके ऊपर जो कवर है ना, तो इस कवर को छीलना पड़ता था। ठीक है, मुंह से आपको निकाल के फेंकना पड़ता था। यू आर रिक्वायर्ड टू टीयर ऑफ दिस कवर। अब ये कार्ट्रिज के ऊपर जो, मतलब कारतूस कहते हैं इसे कार्ट्रिज को, ठीक है, जो बुलेट रहने वाली है, तो जो बुलेट के ऊपर का जो कवर रहता था उसे आपको मुंह से छील के बाहर निकालना होगा, और फिर क्या लगेगी, उसके अंदर बुलेट लगने वाली है। ठीक है, तो इस तरह की जो गन आई थी, नई गन। अब वो नई गन में प्रॉब्लम क्या थी ये समझिए। तो ऐसी रूमर्स फैल गई, ऐसी अफवाहें फैल गई क्या, कि ये जो कार्ट्रिजेस हैं, तो इसको ग्रीस, मतलब इसको थोड़ा सा निकालते समय जब आप आसानी से निकाल पाओ, तो ग्रीसिंग जो की गई है, वो ग्रीसिंग की गई है या तो बीफ के द्वारा या पिग फैट के द्वारा। ठीक है, तो आप देखो हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए। बीफ मतलब क्या हो गया, एक तरह से आप काऊ, गाय जो होती है, तो गाय के फैट से बनाई गई है, उसके अंदर ग्रीसिंग जो की गई है, ऐसा कहा गया। दूसरा पिग फैट, तो पिग फैट में जो इस्लामिक फॉलोवर्स थे, इस्लामिक सोल्जर्स जो थे, ठीक है, जो मुस्लिम्स थे, तो वो इस चीज को क्या सही नहीं मानते थे। तो ये सारी समस्याएं होने लगी। ठीक है, जब ऐसी रूमर्स फैली, अफवाहें फैली कि जो नई कार्ट्रिजेस आई है उसके अंदर जो ग्रीसिंग की गई है, या तो वो गाय के फैट से बनाई गई है, या फिर वो किससे बनाई गई है, पिग फैट से बनाई गई है। तो उसके चलते क्या होता है, उसके चलते सोल्जर्स जो थे, तो सोल्जर्स क्या है, बड़ा डिस्कंटेंटेड फील कर रहे थे। सिपाहीज को ऐसा लग रहा था कि ये तो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट है और रिलीजन को खत्म कर देंगे। तो मंगल पांडे ने क्या बोल दिया, साफ मना कर दिया, इंकार कर दिया कि मैं इन कार्ट्रिजेस को यूज नहीं करने वाला हूं। ठीक है, और फिर जब जोर जबरदस्ती हुई तो उन्होंने बोला कि ऐसी नौकरी से तो ना ही हो तो अच्छी है, और उन्होंने क्या किया कि अपने एक ऑफिसर को ही मार दिया बैरकपुर में। अब फॉलोड बाय दिस, देखो उन्हें तो क्या कर दी, सजा दे दी, फांसी की सजा दे दी। ठीक है, फॉलोड बाय दिस उनके कुछ दोस्तों को भी क्या कर दिया गया, उनकी जो पूरी आर्मी थी, इन्फेंट्री थी, उसको डिसबैंड कर दिया, बोलते कि नहीं इन्हें निकाल दो सबको नौकरी पे से। ठीक है, अब क्या हुआ, ये ट्रिगरिंग फैक्टर हो गया मंगल पांडे को जब फांसी दी गई। उसके बाद में क्या होता है, सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ। ठीक है, तो अब देखो ये चीज भी समझना, क्या होता है कि एक जगह कुछ गलत हुआ तो उसे देखकर दूसरे लोग जो थे, तो उन्होंने बोल दिया कि अब आज इनके साथ गलत हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। आज मंगल पांडे को फांसी पे लगाया, कल हमें भी लगा सकते हैं। तो उसके चलते क्या होता है, सिपाहीज ऑफ द रेजिमेंट एट मेरठ रिफ्यूज टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग न्यू कार्ट्रिजेस। तो अब क्या है कि ये जो नई कार्ट्रिजेस बन के आई थी, ठीक है, जिनके साथ में सो कॉल्ड रूमर्स फैल रही थी कि इन कार्ट्रिजेस में क्या लगाया गया है, काऊ और पिग फैट लगाया गया है, तो सारे सोल्जर जितने भी थे मेरठ रेजिमेंट के, उन्होंने मना बोल दिया कि हम इन नई कार्ट्रिजेस को यूज नहीं करेंगे। कारण मैंने बता दिया आपको अभी, वाई, क्योंकि वो रूमर्स जो फैल रही थी कि
ये हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट में है, ठीक है। सस्पेक्टेड दैट कार्टेजेस वर बीइंग कोटेड विद फैट ऑफ काउज एंड पिग्स, ठीक। इस कारण से सारे सिपाही जो थे मेरठ रेजिमेंट के, उनने भी मना बोल दिया। अब क्या होता है, तो देखो मेरठ रेजिमेंट के सिपाही जब मना बोल देते हैं तो 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 years in jail for disobeying their officers। अब देखो ये जो इशू है ये खत्म नहीं हुआ था, ठीक है। मंगल पांडे का इंसिडेंट हुआ, उसके बाद में जैसे सिपाहीज ने फिर मना कर दिया, ठीक है, दे रिफ्यूज टू डू आर्मी ड्रिल यूजिंग दीज कार्टिजेस। तो ये इशू अभी खत्म नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स ने सोचा, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने सोचा कि सजा तो देना पड़ेगी, नहीं तो हर अगले दिन क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी रेजिमेंट में बोल देंगे कि हम नई कार्टेजेस यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब समझना इस चीज को, क्या होता है कि इन्होंने यहां पे गलती कर दी कॉलोनियल ऑफिसर्स ने। क्या गलती कर दी कि उन्होंने 85 सिपाहीज को सजा सुना दी कि 10 साल तक अब तुम क्या रहोगे, जेल में रहोगे, ठीक है। तो 10 साल तक उनको जेल में रहने की सजा सुना दी, उनको आर्मी से डिसमिस कर दिया और कोई जुर्म नहीं किया, उन्होंने सिर्फ मना कर दिया था कि हम ये कार्टेजेस का यूज नहीं करेंगे। अब आप बोलोगे बड़ा बुरा हुआ, ठीक है, टॉपिक खत्म हो गया। यहां पे आप ऐसा अगर सोच रहे हो कि जेल में डाल दिया तो टॉपिक खत्म हो गया, नहीं, जेल में डाल देने से टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। अब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिपाहीज जो रिवॉल्ट करे थे बस उन्हें अंदर डाल दिया, चीजें खत्म, ऐसा नहीं है। तो जो 85 सिपाहीज अंदर गए, बाकी जो बाहर रेजिमेंट में दूसरे सिपाहीज थे उन्हें ऐसा लग रहा था कि हमारे साथियों के साथ आज हो रहा है कल हमारे साथ हो सकता है, तो वो गुस्सा अंदर ही अंदर क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब आगे अल्टीमेटली होता क्या है, तो ऑन 10th May the soldiers marched to the jail in Meerut and released the imprisoned सिपाहीज। तो इन सिपाहीज को जिनको जेल में डाला गया था, तो अब क्या होता है कि 10 मार्च 1857 के दिन जो बाहर सोल्जर्स थे, सारे सोल्जर्स इकट्ठा होते हैं और इकट्ठा होने के बाद में जेल में जाते हैं, जहां पे जिस जेल में बाकी सिपाहीज को कैप्चर करके रखा था, और वो जेल का ताला तोड़ देते हैं, वहां पे ऑफिसर्स को मार देते हैं, ठीक है, और सारे सिपाहीज को बाहर निकाल लेते हैं। और इस तरह से ये एकदम इंटरमीडिएट कॉज है रिवॉल्ट का, कि हाँ यहां से शंखनाद कर दिया, बस अब क्या करना है, हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडिया से उखाड़ना है और अलग फेंकना है देश से बाहर, ठीक है। तो ये इंसिडेंट ट्रिगरिंग फैक्टर रहा। दे कैप्चर्ड गन्स एंड एमिनेशंस, सेट फायर टू द बिल्डिंग्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्रिटिश, डिक्लेयर्ड वॉर ऑन फिरंगीज, ठीक है। फिरंगी शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, ब्रिटिशर्स के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, ये पूरी एक्टिविटी सब्सिक्वेंटली आगे होती है कि जो हथियार थे वो सारे हथियारों पे हमला कर दिया उन्होंने, हथियार अपने कब्जे में ले लिया, आग लगा दी बिल्डिंग में, और जो ब्रिटिश प्रॉपर्टी थी ब्रिटिशर्स के ऊपर हमला करना चालू कर दिया। अब ब्रिटिशर्स भागे इधर उधर, भैया बहुत मारेंगे, अब यहां से भागने में ही क्या है, भलाई है, ठीक है। द सोल्जर्स वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू द ब्रिटिश रूल। मैंने जैसे बताया कि अब ये जो रिवॉल्ट हुआ है, तो रिवॉल्ट के पीछे देखो ऐसा थोड़ी ना कि बस शिक्षा हुई, मार लो पीट लो ब्रिटिशर्स को, बस खत्म कर दो, ये नहीं। उन्होंने सोल्जर्स ने एक विजन देखा, उन्होंने क्या बोल दिया कि अभी तक सहन करते आए हैं, अब सहन नहीं करेंगे, ठीक है। एंड दे डिसाइडेड, दे वर डिटरमाइंड टू ब्रिंग एन एंड टू द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल खत्म करना है, बस बात खत्म। अब देखो लेकिन एक सवाल उनके मन में फिर आया, आप ब्रिटिश रूल खत्म कर दोगे लेकिन फिर कंट्री का हेड कौन होगा। तो उन्होंने सोल्जर्स के सामने सीधा सा एक जवाब था, जो पहले जैसा चल रहा था ब्रिटिशर्स के आने से पहले वैसी चीजें चलेगी, ठीक है। तो बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड। तो सवाल यह आया कि ब्रिटिश रूल को हटा तो दोगे आप, लेकिन ब्रिटिश रूल के हटने के बाद में अब फिर रूल कौन करेगा। तो एक ही नाम सामने आया, ठीक है, द मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर। अब आप सोचोगे क्यों, कोई दूसरा भी कर सकता था, सिपाहीज में से कोई एक लीडर कर लेता, लेकिन इसमें पूरा सीक्वेंस समझो, चीजों के पीछे का लॉजिक समझो। बहादुर शाह जफर जो थे तो लास्ट मुगल एम्परर थे। अब क्या होता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले कौन रूल कर रहा था, मुगल्स रूल कर रहे थे, और ये मुगल्स के ही डिसेंडेंट हैं। मतलब हम अगर जैसे देखें तो औरंगजेब वगैरह के बाद में उनके ही डिसेंडेंट आते चले गए ना, और बहुत सारी पीढ़ियां निकल गई, लेकिन उन्हीं की लीनियज चले आ रही थी। तो लोगों ने यही देखा कि ब्रिटिश रूल जाएगा तो जो हमारा पहले जैसा सिस्टम था उसे रिस्टोर करेंगे हम, ठीक है। तो लोगों के मन में एक ही सवाल था सीधा कि बहादुर शाह जफर को हम क्या करेंगे, राजा बनाएंगे। तो अब ये जो आपकी टॉपिक है ना, इस टॉपिक को समझो, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो बहादुर शाह जफर कहां थे, दिल्ली में थे। तो अब मेरठ टू दिल्ली में क्या होने वाला है, यही चीज होने वाली है कि अब ये मेरठ में जो सोल्जर्स जिन्होंने रिवॉल्ट किया है, ठीक है, अब वो दिल्ली जाएंगे सीधे। तो ये रातों रात सारे सोल्जर्स दिल्ली पहुंचते हैं, ठीक है। तो सिपाहीज ऑफ मेरठ रीच दिल्ली 10th May 1857 मेरठ पहुंच जाते हैं ये, ठीक है। एंड रेबेलियन इन दिल्ली रेजिमेंट्स। अब जब इनकी खबर मिली कि हाँ मेरठ से सिपाहीज आ रहे हैं दिल्ली की ओर, तो जो दिल्ली रेजिमेंट था, ब्रिटिश आर्मी का जो दिल्ली रेजिमेंट था, वहां पे भी रिवॉल्ट हो गया, तो वहां भी रेबेलियन देखने को मिला। तो अब क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि एक सेंटर नहीं रहा है 1857 का रिवॉल्ट का,
देश में अलग अलग जगह अलग अलग तरह से लोगों ने रिवॉल्ट किया है। तो मेरठ हो गया, बैरकपुर हो गया, फिर अब यहां पे दिल्ली में भी पहुंच गए, तो दिल्ली में भी वहां की जो रेजिमेंट थी उसने रिबेल कर दिया। तो इस तरह से रेबेलियन जो है वो स्प्रेड होते जा रहा था आग की तरह, फॉरेस्ट फायर की तरह, ठीक है। तो सोल्जर्स गैदर्ड अराउंड दी वॉल्स ऑफ रेड फोर्ट। अब जब सब ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मार पीट के सोल्जर्स फ्री हो गए, तो सारे सोल्जर्स कहां इकट्ठे होते हैं? वो सारे सोल्जर्स इकट्ठे होते हैं नियर दी रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट को घेर लिया। अब रेड फोर्ट को क्यों घेर लिया? रेड फोर्ट में अभी कोई ब्रिटिश नहीं रह रहा था, रेड फोर्ट में रहते थे बहादुर शाह जफर। तो वो बहादुर शाह जफर के पास पहुंच गए, ठीक है। क्यों बहादुर शाह जफर के पास? इसलिए पहुंचे क्योंकि वो बहादुर शाह जफर को प्रोक्लेम करना चाहते थे कि आज से आप हमारे लीडर हो, ठीक है, आप लीड करो, हम लड़ाई लड़ेंगे, ठीक है, आप लीड करो, हम लड़ाई लड़ेंगे, और इस तरह से हम क्या करेंगे? ब्रिटिश रूल खत्म करेंगे। देखो शुरुआत में तो बहादुर शाह जफर ने सोचा कि ये तो आ गए आज लड़ने, ठीक है, कल को अगर ब्रिटिश भारी पड़ गए तो ये तो सब भाग जाएंगे, ब्रिटिश गर्दन मेरी पकड़ेंगे, ठीक है। तो शुरुआत में बहादुर शाह जफर वॉज नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट इन दी रिवॉल्ट ऑफ 1857, या फिर ही वॉज नॉट विलिंग टू लीड दी रिवॉल्ट ऑफ 1857। बहादुर शाह जफर स्टार्टिंग में नहीं चाहते थे कि वो लीड करे। कारण मैं समझाता हूं। उनको ये डर था कि जो कॉलोनियल पावर है बहुत माइटी है, ठीक है, बहुत बड़ी है, बहुत मजबूत है, क्या हम हरा पाएंगे नहीं हरा पाएंगे, तो एक थोड़ा सा डाउट था उनके मन में। लेकिन फिर क्या होता है, सोल्जर्स ने उन्हें बहुत मनाया कि नहीं नहीं आप हाँ कर दो बस, बाकी तो ब्रिटिश रूल को हम खत्म कर देंगे। तो इस तरह से जब बहादुर शाह जफर ने देखा कि नहीं यार बच्चे एंथुसियास्टिक दिख रहे हैं कि हाँ अब ये हराएंगे, ब्रिटिश रूल को खत्म कर देंगे, ठीक है, और बहादुर शाह जफर ने ये भी सोचा कि मौका है आज कर लेता हूं, ठीक है, एक ट्रायल ले लेता हूं, क्यों नहीं, तो वैसे भी मेरी डेथ के बाद में तो सब कुछ खत्म होना है ब्रिटिश रूल में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था क्या कि बोल दिया था बहादुर शाह जफर की फैमिली को रेड फोर्ट से हटा दिया जाएगा, उनके बाद जो उनके बेटे आएंगे तो वो किंग नहीं कहलाएंगे, वो प्रिंस कहलाएंगे। तो इस तरह से बहादुर शाह जफर को भी दिखा कि ये लास्ट अटेम्प्ट है, बस लास्ट अटेम्प्ट है, इसमें फुल एंड फाइनल करना है हमें। तो उस तरह से क्या होता है, सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद में बहादुर शाह जफर भी आखिरकार मैदान में उतर ही गए, ठीक। He wrote letters to all the chieftains and rulers of the country, ठीक है। अब लेटर क्या लिखा उन्होंने, तो कोई लव लेटर नहीं पहुंचाया था यहाँ पे, ठीक है। बहादुर शाह जफर ने क्या लेटर पहुंचाया? उन्होंने लेटर पहुंचाया सारे जो अलग अलग चिफिशियंस थे, चिफिशियंस मतलब अलग अलग छोटे छोटे सामंत रूलर वगैरह जो थे, तो क्या लेटर पहुंचाया उन्हें? टू फाइट अगेंस्ट दी ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए उन्हें न्यूता दिया। एक तरह से ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए उन्हें क्या किया, उन्हें अपील किया उन्होंने कि सारे जो लोकल चिफिशियंस है, लोकल जमींदार से या फिर जो लोकल रूलर्स है, वो इस जंग में क्या करें, हमारा साथ दे। देखो क्या इसके पीछे कारण भी समझना, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। सारे लोग यूनाइटेड रहेंगे तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हम एक अच्छा बाउंस बैक कर सकते हैं, ठीक है, एक अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं, ब्रिटिश रूल को खत्म कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज क्या है कि बहादुर शाह जफर का नाम ही काफी था। देखो बहादुर शाह जफर ना तो खुद बहुत अच्छे वॉरियर थे, ऐसे कि वो बाहुबली की तरह अकेले ही सबको मार देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं था, ठीक है, ना बहादुर शाह जफर के पास में इतने रिसोर्सेज थे। लेकिन एक जो नाम होता है ना, नाम होता है किस सेंस में कि यार ये हमारी कंट्री के रूलर हैं, ठीक है, मुगल डायनेस्टी की इनके पास लीनियज है। ये कंट्री का अगर देखा जाए तो क्या है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पूरा जो एम्पायर था वो इन्हीं के अंडर में था पहले। तो उस तरह से क्या है, लोग मोटिवेटेड फील करते थे। तो द सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैज ग्रेट इंप्लीकेशंस। ये बहादुर शाह के द्वारा लिया गया एक छोटा सा स्टेप भी क्या है, जो लेटर लिख के दूसरे चिफिशियंस को बुलाया ना, तो उसके बहुत बड़े इंप्लीकेशंस है। अब आप सोच रहे होंगे एक्सप्लेन वाई, तो जो मैंने आपको बताया कि चाहे रिसोर्सेज ना हो, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन वो जितने भी लोकल चिफिशियंस हैं वो तो पहले वो किसके अंडर में थे, पहले सारे के सारे लोकल चिफिशियंस, जैसे हमने देखा है तो अलग अलग बंगाल के नवाब और हैदराबाद के, और उसके बाद में जो अलग अलग जगह थी तो अवध के नवाब, ठीक है। तो इन सारे लोगों ने क्या करा, अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करी। आपने 7th में भी पढ़ के आए हो, ठीक है। आप जब इन लोगों ने सारी अपनी अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करी तो किससे इंडिपेंडेंस ली थी, मुगल रूलर से इंडिपेंडेंस ली थी। तो अल्टीमेटली क्या है कि आप थोड़ा सा पीछे जाओगे हिस्ट्री में तो आपको समझ में आएगा कि सारे लोकल रूलर्स कभी ना कभी मुगल रूलर के अंडर में थे, ठीक है, लोकल चिफिशियंस मुगल रूल के अंडर में थे। तो उस सेंस में क्या है कि मुगल रूल का सभी लोगों को एक बार फिर से बुलाना, तो एक ये बहुत बड़ा इंप्लीकेशन दिखाता है कि हाँ कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। लोगों को कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ क्या आया, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आ गया कि नहीं नहीं बस अब चेंज ला सकते हैं हम, ठीक है। तो ब्रिटिश एक्सपेक्टेशंस, अब ये जो कार्टेज वाला छोटा सा इशू था, ब्रिटिशर्स ने क्या करा, उन सोल्जर्स को 10 साल की सजा सुना दी, मंगल पांडे को जैसे फांसी की सजा दे दी। तो ये कार्टेज वाला इशू ब्रिटिश ऑफिशियल्स को ऐसा लगा कि इट वुड डाई डाउन, ठीक है, तो छोटा सा इशू है, खत्म हो जाएगा ऐसे ही। लेकिन अल्टीमेटली वो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आपने देखा लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था ना, उस गुस्से को चिंगारी देने का, जो बारूद था पूरा का पूरा गुस्सा, उसे चिंगारी देने का काम इस इशू ने कर दिया, ठीक है। तो ब्रिटिश नेवर एक्सपेक्टेड कि इतने बड़े स्केल पे एक छोटे से म्यूटिनी से एक इतना बड़ा रेवेलियन खड़ा हो सकता है, ठीक है, एंड बहादुर शाह इन्वॉल्वमेंट। और उसके बाद में क्या होता है, ब्रिटिश ने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना बड़ा एक कुछ हो जाएगा। और साथ ही साथ में क्या है कि बहादुर शाह ने जब इन्वॉल्व हो गए अपने आप को,
तो बहादुर शाह के इन्वॉल्वमेंट के कारण में बताया ना कि बड़ा नाम बन गया एक, ठीक है, बड़ा नाम बन गया। मान लीजिए जैसे सचिन तेंदुलकर रिटायर हो चुके हैं लेकिन आज वो इंडियन क्रिकेट टीम के कोच बन जाते हैं, तो एक बड़ा नाम ऐड हो गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं। तो उसी तरह से यहां पे क्या होता है कि बहादुर शाह जफर जो है, तो उनके इन्वॉल्वमेंट से और चीजें बदल गई बहुत ज्यादा, ठीक है। फिर अब उसके बाद में क्या है, जब ये सारी स्थिति डेवलप हो रही थी तो उसके चलते क्या है, करेज होप एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल वेंट अप, ठीक है, शूट अप देखने को मिला है कि लोगों के अंदर बहुत आशाएं जाग गई, लोगों के अंदर बहुत हिम्मत आ गई कि नहीं नहीं अब हम बदलाव ला सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे जो रिवॉल्ट है तो वो रिवॉल्ट मेरठ से दिल्ली तक पहुंचा, ठीक है, फाइन। यहां तक हमने सारी चीजें पढ़ी हैं। अब हम आगे क्या देखेंगे कि रेबेलियन किस तरह से फैलता है, लोग कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, तो अब वो पूरा पार्ट है लड़ाई भिड़ाई वाला, ठीक है। तो वो सारा सब कुछ हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई हैं। किसी को किसी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।